अलग अलग भाषा होती है, और लेखी भाषा और बोली भाषा यह दोनों भी अलग होती है। हम जो लिखते हैं और हम जो बोलते हैं उसमें फर्क होता है। जैसे हिंदी, तो हिंदी हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। जैसे घर की भाषा, उसे बोली भाषा कहते हैं, और हम जो शाला में पढ़ते हैं वह एकदम स्पष्ट शुद्ध हिंदी पढ़ते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी माँ की कोख से वह भाषा सीखता है। मतलब हम ऐसे नहीं कहते कि हम बच्चों को स्कूल में ही भाषा सिखाते हैं, नहीं, भाषा बच्चा माँ की कोख से सीखता है। आपको एक कहानी पता होगी, जब अभिमन्यु अपनी माँ की कोख में था तब कृष्ण भगवान ने चक्रव्यूह से कैसे जाना है और चक्रव्यूह से कैसे आना है वह बता रहे थे, लेकिन उनकी माता बीच में ही सो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को यह चक्रव्यूह में जाना आया, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे आते हैं वहां नहीं आया। इसका अर्थ ऐसे होता है कि हम जब माँ की कोख में होते हैं तो बहुत सारी भाषाएं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के नए नए सोच विचार सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक छोटा बेबी जब बॉर्न होता है तो वह बोलता नहीं है, लेकिन वह अपने आसपास की भाषाओं सुनता है। आवाज हुई तो उस तरफ देखता है। बच्चे को पता नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, लेकिन वह लोगों के इशारों की भाषा, लोगों को बुलाने से उसको पता चलता है कि हमें क्या करना है। आपने यह भी देखा होगा कि जब बच्चा सुनता है उसके बाद ही वह बोलने का स्टार्ट करता है। हम क्या करते हैं कि सुनते नहीं है किसी की, हम अपना ही बोलते रहते हैं। तो भाषा का सबसे पहला नियम है कि आप हमेशा दूसरों की बात सुनो, दूसरे क्या बोलते हैं वह सुनो। यहाँ आपको भाषा के बारे में बताया। दूसरा, भाषा सुनेंगे इतनी आपकी भाषा शुद्ध होगी। भाषा के बारे में आपको नए नए कल्पनाएं, विचार, यह सब आपको सीखने को मिलेंगे। अभी आज हम हिंदी में व्याकरण सीखने वाले हैं। तो व्याकरण यह एक विषय है जो भाषा में सबसे महत्व का विषय है, जिससे हमारी बोली भाषा, लेखी भाषा सुस्पष्ट और सुंदर हो। इसके लिए हम अलग अलग नियम से भाषा को सीखते हैं। हमें सारी चीज पता है, सिर्फ हमें यह नहीं पता कि इसे यह कहते हैं। ओके, अभी मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। मुझे बताना है कि हम सारी दुनिया में जो लोग हैं, जो चीज वस्तुएं हैं, उसको पहचानने के लिए हम एक संबोध करते हैं जिसे हम नाम कहते हैं। जैसे लोगों के नाम, व्यक्ति के नाम, पशु पंखी प्राणी के नाम, कोई वस्तु के नाम, कोई जगह का भी नाम होता है, तो उसे हम नाम कहते हैं। और व्याकरण की भाषा में उसे संज्ञा कहते हैं। ओके, अभी जैसे मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी यह बताती हूँ। आज ऑनलाइन बहुत बच्चे आए थे, तो बच्चे बोलने के बाद सारे बच्चों की बात मैंने की, किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं अगर ऐसे बोलूं कि आज ऑनलाइन सिर्फ लड़के आए थे, तो उसका मीनिंग ऐसे हो गया मैं लड़कों की बात करती हूँ, लड़कियों की बात नहीं करती। और अगर मैं किसी अलग एक व्यक्ति का नाम ले लूं, आज ऑनलाइन राहुल आया था, तो क्या हो गया, मैं राहुल के बारे में ही बोलती हूँ। तो ये जो राहुल है वह एक पर्टिकुलर नाम है, व्यक्तिवाचक नाम है। तो आज हम संज्ञा के बारे में यहाँ आपको सिखाने वाले हैं।
और संज्ञा के अलग अलग भेद यानी उसके प्रकार, उसके बारे में आपको मैं सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ उसकी जो क्या बोलते हैं संबोध, उसके बारे में पहले समझेंगे और उसके बाद हम उदाहरण सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा यानी नाम, तो नाम की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी व्याख्या। संज्ञा के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार यानी पूरे विश्व के अंदर जो प्राणी है, प्राणी के अंदर पशु भी आते हैं और पक्षी भी आते हैं और इंसान भी आते हैं, यह सबको हम प्राणी कहते हैं। दूसरा, वस्तु, हमारे आसपास जो यूज करते हैं रोज, वो वस्तु। स्थान, स्थान यानी जगह। जाति यानी विशिष्ट, अभी मैंने बोला था कि लड़के लड़कियां, तो यह जाति हो गया। और भाव, भाव यानी जिसे हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं। और दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहला है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक यानी द्रव्य, जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, यह सारी चीज हम माप सकते हैं, उसे गिन नहीं सकते हैं, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बराबर। दूध हम ऐसे नहीं बता रहे कि एक दूध, दो दूध, एक पानी, दो पानी, एक सोना, दो सोना। तो यह दूध, सोना, यह सारी चीज हम तोलते हैं, वजन करते हैं, तो यह द्रववाचक संज्ञा होता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती है। विभिन्न व्यक्तियों, जैसे मैंने बोला लड़के, लड़कियां, पुलिस, पुरुष, स्त्री, बच्चे। प्राणी यानी पूरे प्राणी जो है उसका जाति, स्थान। और वस्तु, हमारे पास अलग अलग वस्तुएं होती है, उसका बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक, भाव यानी जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगी कि गुण एक बता रही हूँ कि सुंदर है, तो यह गुण हो गया, यह हमें दिखाई देता है, उसका मैं चित्र नहीं बना सकती हूँ कि सुंदर का चित्र कैसे होता है। कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, तो यह कर्म मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये महसूस होता है। अवस्था, अवस्था यानी बचपन, युवावस्था, बुढ़ा, प्रौढ़ अवस्था, तो यह सारी अवस्थाएं
हमें महसूस होती है उसके बारे में हम बता नहीं सकते। मैं थक गई हूं या मेरी अभी कमर दुख रही है, तो ये जो दुख है तो वह दुख हम दिखा नहीं सकते हैं, वह महसूस होता है। मैं आज बहुत खुश हूं, तो खुशी मैं दिखा नहीं सकती हूँ, मेरे मुंह के ऊपर से वह भाव दिखते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी और विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी मैंने बोला कि लड़के यानी जातिवाचक नाम, लेकिन लड़कों के अंदर मैंने एक नाम लिया मोहन, तो यह मोहन व्यक्तिवाचक नाम लिया। प्राणी बोला तो कोई कौन सा भी प्राणी याद कर सकते हैं, तो यह हो गया जातिवाचक नाम। लेकिन मैं यहाँ बोलूंगी कुत्ता, तो सभी लोग कुत्ते के बारे में ही सोचेंगे। स्थान, अगर मैं बोलूं हिल स्टेशन, तो कोई नैनीताल पहुंच जाएगा, कोई कश्मीर पहुंच जाएगा, कोई माथेरान पहुंच जाएगा, मतलब हर एक की कल्पना अलग अलग हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ कश्मीर बोलूंगी तो सारे बच्चों के दिमाग में कश्मीर आएगा, और कश्मीर में अभी जो बर्फ गिर रही है वो आएगा, सफेद लहराती हुई बर्फ की चादर दिखाई देगी, मतलब सारे बच्चों एक ही बारे में सोच रहे हैं। विशेष वस्तु, अभी मैं इमारत बोलूंगी तो जातिवाचक नाम हो जाएगा, लेकिन सुख सागर बिल्डिंग बोलूंगी तो सुख सागर बिल्डिंग का ही आपको सोचना है, तो यह हो गया व्यक्तिवाचक नाम। तो यहां मैंने संज्ञा के 5 भेद है, एक व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा जातिवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां समूहवाचक। समूहवाचक यानी क्या होता है? वस्तु का समूह, जैसे नोटों का बंडल जो हम बोलते हैं, वैसे फूलों का गुच्छा, तो यह समूह हो गया। तो ऐसे हम अलग अलग संज्ञा के बारे में पढ़ा। अभी यहां मैं बता रही हूं जातिवाचक संज्ञा। पहला मैं बता रही हूं जातिवाचक संज्ञा। मनु बड़ा होशियार लड़का है, तो लड़का यह हो गया जातिवाचक नाम। लड़का बोलने के बाद हर एक के दिमाग में अलग अलग लड़के के नाम आते हैं, लेकिन इसके साथ मनु, तो यह हो गया व्यक्तिवाचक नाम। मनु बोलने के बाद सभी के दिमाग में मनु नाम के लड़के के बारे में ही आएगा। बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ी, इसमें देखो कितनी सारी संज्ञा आ जाती है। बसंती, तो यह हो गया व्यक्तिवाचक नाम। आम, आम एक फल का नाम है, यह हो गया व्यक्तिवाचक नाम। और पेड़, यह जातिवाचक नाम हो गया। हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी हो गया व्यक्तिवाचक नाम, और नदी यह हो गया जातिवाचक नाम। बाल भारती स्कूल में भी सभी बबलू से परेशान थे। बाल भारती यह हो गया व्यक्तिवाचक नाम, स्कूल जातिवाचक नाम, और बबलू वापिस व्यक्तिवाचक नाम हो गया।
अब आपने देखा कि एक ही वाक्य में आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक नाम मिल जाते हैं। अभी यहां मैं दूसरा एक उदाहरण देती हूँ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो महाराष्ट्र और मुंबई व्यक्तिवाचक नाम हो गया, राजधानी यह जातिवाचक नाम हो गया। बूढ़े होने के कारण दादाजी से चला नहीं जाता, बूढ़ा, तो यह हो गया भाववाचक नाम। बचपन में हम बहुत मस्ती करते थे, बचपन यह भाववाचक नाम हो गया। सोने और चांदी के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, तो सोना और चांदी यह द्रव्यवाचक नाम हो गए। पुलिस की टोली रास्ते पर खड़ी है, तो पुलिस की टोली यह समूहवाचक नाम हो गया। लोगों का झुंड बाजारों में दिखाई देता है, तो झुंड यह समूहवाचक नाम हो गया। आपने यहाँ पांचों संज्ञाओं के बारे में सीखा। आपको पहले पता होना चाहिए कि संज्ञा में यानी नाम, पहला है व्यक्तिवाचक नाम जिसमें वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पक्षी के नाम आते हैं। दूसरा है जातिवाचक नाम, इसमें सारे समूह का नाम आता है जिससे हमें उसकी जाति पता चलती है। भाववाचक नाम जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे शरीर और हमारे मुंह के ऊपर वह भाव आने से हमें पता चलता है कि इसे क्या बोलना है या क्या करना है। द्रव्यवाचक नाम यानी ऐसी वस्तु जिसे हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, जैसे घी, तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, गेहूं, चावल, यह सारे द्रव्य है जो हम इस्तेमाल करने के वक्त गिन नहीं सकते। और पांचवा है समूहवाचक, यानी एक ही वस्तु का समूह होता है। अभी देखो, जाति और समूह का दोनों का भिन्न है। समूह यानी सारी वस्तुओं का जो लोगों का रहता है वो, और जाति में हमें उसके बाद एक लड़के का या उसका नाम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमने संज्ञा के अलग अलग रूप देखे हैं। आपको परीक्षा में यहाँ देखिए, मेला, आपको यहाँ संज्ञा के अलग अलग भेद के बारे में मैंने बताया। संज्ञा आपको अलग अलग संज्ञाओं से, परीक्षा में हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, वह संज्ञा में आपको शब्द छानने हैं, चुनने हैं और आपको लिखना है कि आपको कौन कौन सी संज्ञा वहां दिखाई देती है। दूसरा है आपको शब्द दिए हुए हैं
और शब्दों के ऊपर से आपको पहचानना है कि आपको यहाँ कौन सी संज्ञा का वह शब्द है। तो यह हो गया संज्ञा और संज्ञा के रूप। अब मैं आपको और एक चीज सिखा रही हूँ। निबंध के बारे में थोड़ा बताना था, तो वह भी बता रही हूँ कि यह सारी संज्ञाएं आप अलग अलग तरीके से निबंध में, आपके स्टोरी राइटिंग में यह सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ अभी मैं मैडम आप अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे क्या? स्क्रीनशॉट आपका अभी भी स्क्रीन, हाँ अब बेटर। ओके 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 टीचर। तो यहाँ हमने आपको जो संज्ञाएं सिखाई है, यह संज्ञाएं आपको आपके ऐसे में, निबंध में, स्टोरी राइटिंग में और हमारे पत्र लेखन में, यह सारी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्याकरण का मीनिंग यही है कि हम जो सीखा है, जो सीखते हैं, उसे हम अपने डेली यूज, जो सेंटेंस यूज करते हैं, उसमें कर सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न ऐसे आता है कि आपको संज्ञा दी गई है और वह संज्ञा के ऊपर से आपको वाक्य बनाना है। जैसे भारत, तो भारत यह हो गया व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, तो उसका एक सेंटेंस बनाना है। तो हमने हिंदी में वह देश कौन सा है, यह कविता सीखी है आप सभी ने। तो आपको तो भारत के बारे में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। भारत के बारे में हमने ऐसे भी लिखा है, तो वह ऐसे भी आप लिख वे भी सेंटेंस आपने लिखे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ। भारत, भारत दुनिया का सबसे महान देश है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यानी आपको जो संज्ञा दी है, उस संज्ञा का उपयोग करके एक वाक्य बनाना है। यह परीक्षा में पूछते हैं। दूसरा, घर, मेरा घर बहुत ही सुंदर है। घर में विविध सुविधाएं होती है। घर एक मंदिर होता है। घर में अपने परिवार के साथ हम रहते हैं। परीक्षा, परीक्षा में हमें मार्क्स मिलते हैं। परीक्षा साल में 4 बार होती है। जीवन में हर समय, हर उम्र के लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है। हमारा मूल्यमापन परीक्षा के द्वारा होता है। गंगा, तो गंगा क्या है? एक नाम है, नदी का भी नाम है और लड़की का भी नाम हो सकता है। तो आप यहाँ, गंगा पवित्र नदी है। गंगा शिव जी के जटा से बहती है। गंगा ने आज खाना पकाया था। गंगा अच्छे से पढ़ाई करती है। गंगा नाम की लड़की हमेशा शाला में प्रथम आती है। गंगा बहुत ही सुंदर लड़की है। और गंगा नदी में हम स्नान करके अपने पाप धोते हैं। तो यहाँ गंगा का आप दो अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। नदी के तौर पे भी ले सकते हैं और गंगा लड़की के नाम के तौर पे भी ले सकते हैं। अभी है पुस्तक, तो पुस्तक, पुस्तक में कहानियां और कविताएं होती है। हम मेले में से पुस्तक खरीद के लाए हैं। मेरी पुस्तक मुझे बहुत ही पसंद है। पुस्तक में विविध कवियों ने अपनी कविताएं लिखी है। पुस्तक द्वारा हमें विश्व के अलग अलग चीजों के बारे में ज्ञान होता है। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा मित्र है। रोज पुस्तक पढ़नी चाहिए।
तो ऐसे हम कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है शीला। यहाँ शीला के भी दो अर्थ है, शीला यानी लड़की और शीला यानी पत्थर भी होता है। शिला से मूर्तियां बनाई जाती है। बड़ी बड़ी शिलाएं हमें रास्ते में देखने को मिली। शिला पढ़ने में अच्छी है। शिला खेल कूद में भी अव्वल आती है। परी, परियों की कहानी बच्चों को पसंद है। ऐसे यहाँ हमारा संज्ञा और संज्ञा के जो भेद है उसके बारे में मेरा खत्म हो रहा है। और आगे मैं और एक सिखा रही हूं, निबंध। निबंध यह विषय ऐसे है कि मैंने बारिश या बारिश के दिन या उसे हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं, तो उसके बारे में एक आपको छोटी सी बात बता रही हूं। निबंध लेखन करना है तो हमें सोचते हैं कि हम क्या लिखे, कैसे लिखे, और हमें 3 से 4 पैराग्राफ में निबंध लिखना है। तो यहाँ मैंने 3 पैराग्राफ के लिए 3 पॉइंट बना दिए हैं। और अभी आप बारिश की ऋतु में आपके आसपास क्या देखते हैं वह यहाँ नोट डाउन करना है, जैसे छाता, हरियाली, रेनकोट, मेंढक, खेत, पानी, और भी आप बहुत सारी चीजें जो बारिश में देखते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे आप पॉइंट आउट करके यहाँ लिख लीजिए। और उसके बाद यह सारी चीजों को आप सेंटेंस बनाइए। फर्स्ट पैराग्राफ, फिर बारिश के दिन कहाँ से कौन से महीने तक होते हैं, तो जून से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बारिश के दिन रहते हैं। यह 4 महीने बारिश होती है। तो यहाँ आप ऐसे अलग अलग पॉइंट लिखकर वह पॉइंट को आप सेंटेंस में बना सकते हैं। लास्ट टाइम हमने भारत देश के बारे में लिखा था, तो वह यहाँ हम ऐसे निबंध के तौर पे भी यह सारा ले सकते हैं। तो यह एक छोटी बात लास्ट टाइम बताना रह गया था, टाइम हमें कम गिरा था, इसके लिए मैं आज यहाँ बता रही हूँ। ओके टीचर, हेलो, यहाँ हमारा सेक्शन खत्म हो रहा है। ओके मैम, थैंक यू।